तो बहुत सहयोग होगा उनको पहचान करने में कि कौन साथी प्रश्न कर रहा है और कौन-कौन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनकी अटेंडेंस जो हम नोट्स कर रहे हैं, उन अटेंडेंस में नोट्स करने में भी काम आएगा। सर अब हम अपने कार्यक्रम को शुरू करते हैं। मैं सबको म्यूट ऑल कर रहा हूँ। आदरणीय सभी गांधी जी प्लीज सर आप अपना अनम्यूट कर ले मोबाइल। हाँ जी, अब सुनाई दे रहा है मेरा? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी आवाज आ रही है और हमें नहीं लगता कि हमें गांधी जी के बारे में कोई भी परिचय देने की किसी को कोई आवश्यकता है। ये हमेशा ही हम लोगों के लिए सहयोग करते रहे हैं और अपने समझ का अनुभव का लाभ हमें देते रहे हैं। आज ये हमारे साथ चौथी बार इस मीटिंग में कार्यशाला में सम्मिलित हुए हैं हमें अपने अनुभव साझा करने के लिए और आज हमें सबसे महत्वपूर्ण सूचना के अधिकार की व्याख्या जो कि सेक्शन 2 में मेंशन है, जिसमें हम कई बार बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। हम यही नहीं जान पाते कि सक्षम प्राधिकारी और लोक प्राधिकारी में क्या अंतर है और प्राधिकरण और प्राधिकारी किसे कहेंगे, रिकॉर्ड्स और सूचना में क्या अंतर है और जो सूचना का अधिकार हमें मिला है वो एक्चुअली है क्या। हम बहुत सारी गलतियां करते हैं सिर्फ उसकी व्याख्या और परिभाषा ना समझने के कारण। इसीलिए आज एक महत्वपूर्ण विषय पे हमें गांधी जी ने समय दिया है और इसका आप लाभ लें। कोशिश करें कि अपने कॉपी पेन साथ में रखें और अगर आपके पास एक्ट की बुक्स है ताकि आप उसको नोट्स को पढ़ सकें। हालांकि हमने रिकॉर्ड्स इसको स्क्रीन में रखा है, लेकिन फिर भी अगर आप उसको ध्यान दें तो शायद आपको बहुत ज्यादा लाभ हो। तो आज का हम कार्यक्रम शुरू करते हैं। नमस्कार गांधी जी, आपका स्वागत है। आप आगे कार्यक्रम को शुरू करें। नमस्कार। और मित्रों, एक और रिक्वेस्ट, ये प्रेजेंटेशन देवेंद्र जी ने बना के रख दिया है, मैं आभारी हूं उसके लिए, पर एक रिक्वेस्ट, मेरे नाम के आगे कभी ऑनरेबल मत लगाइए या सबके नाम के सामने ऑनरेबल कहिए, या सब माननीय है या मैं अकेला माननीय नहीं हो सकता हूं। ये छोटी सी एक दरखास्त है, विनम्र विनंती है। तो आज हम देखें बड़प्पन है सर। नहीं, बड़प्पन नहीं है, ये सही है। ये लोगों को ये फीलिंग हो रहा कि वो कुछ स्पेशल है, वो छोड़ देना चाहिए मेरे हिसाब से। खैर, तो सूचना का अधिकार हमारे लोकतांत्रिक कारोबार से जुड़ा हुआ है और जब तक सूचना का अधिकार ढंग से नहीं आता है, डेमोक्रेसी हो नहीं सकती, लोकशाही हो नहीं सकती है। लोकशाही हम कहते हैं, लोकशाही का मतलब एक ही हो सकता है, लोगों की शहंशाही। हर एक इंसान को लगना चाहिए, भारत के हर नागरिक को लगना चाहिए कि वो इस देश का बादशाह या बेगम है और सूचना का अधिकार वो हक हमें दिलाता है। उसके बिना सचमुच लोकशाही हो नहीं सकती। आज हम देखेंगे सेक्शन 2 जो डेफिनेशन है, मतलब क्या होता है कुछ शब्दों का, ये समझना जरूरी है। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। In this act, unless the context otherwise requires, appropriate government means in relation to a public authority which is established, constituted, owned, controlled, or substantially financed by funds provided directly or indirectly by the central government or union territory administration, the central government, by the state government, the state government. मतलब कौन से सरकार से ये लेना देना है या कौन से कमीशन से ये लेना देना है, वो ये तय करता है पैसे कहां से आते हैं नॉर्मली, या कंट्रोल किसका है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट माना जाएगा, जहां जहां एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शब्द है, या स्टेट गवर्नमेंट है तो स्टेट गवर्नमेंट माना जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन मीन सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, वो खैर कानून में इस तरह लिखा जाता है। अगला स्लाइड। सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर मीन्स केंद्रीय सूचना आयोग, सूचना अफसर का मतलब होता है सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर under subsection 1 and includes a central assistant public information officer designated as such under। अगर बहुत कानून ये कहता है कि हर ऑफिस, हर पब्लिक अथॉरिटी की हर ऑफिस में
पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर नियुक्त करना जरूरी है, मगर अगर बहुत छोटा ऑफिस हो, जैसे गांव के पंचायत का, जहां पे अगर कोई कानून समझना मुश्किल है, तो उसको असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर नियुक्त किया जा सकता है। और कानून में उसका फर्ज सिर्फ इतना है कि आरटीआई की एप्लीकेशन ले लेना। इसके पीछे सोच ये है कि कोई भी पब्लिक अथॉरिटी की कोई भी दफ्तर आरटीआई की एप्लीकेशन लेगा और ये नहीं कहेगा कि मैं नहीं लूंगा, आप फलाने दफ्तर जाओ, क्योंकि आप इस देश के मालिक हैं, आप इस देश के शहंशाह या बेगम हैं। अगला जी। कमिश्नर मतलब इंफॉर्मेशन कमिश्नर, the chief information commissioner and information commissioner is appointed under subsection 3। वो कोई खास समझाने वाली बात नहीं है। अगला चलिए। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, कहीं शब्द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यूज किया गया है कानून में, उसका मतलब क्या होता है? इन द हाउस ऑफ द पीपल इन द लेजिस्लेचर, स्पीकर जो है, अगर लोकसभा या असेंबली की बात है तो स्पीकर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन द केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के केस में चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के इन द केस ऑफ हाई कोर्ट्स, प्रेसिडेंट और गवर्नर केंद्र सरकार या राज्य सरकार के लिए, एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड अंडर आर्टिकल 239 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कहीं गवर्नर्स रूल, अगर प्रेसिडेंट्स रूल कहीं लागू होता है तो जो एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट होता है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होता है। नेक्स्ट प्लीज। इंफॉर्मेशन, ये समझना जरूरी है। इंफॉर्मेशन मीन्स एनी मटेरियल इन एनी फॉर्म including records, documents, memos, emails, opinions, advices, press releases, circulars, orders, logbooks, contracts, report। in simple terms, जो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या पेपर के फॉर्म में है, जो एग्जिस्ट करता है, जरूरी यह है कि वो एग्जिस्ट होना चाहिए। कई लोग इसको राइट टू इंफॉर्मेशन के बजाय राइट टू इंट्रोगेशन समझते हैं। ये राइट टू इंट्रोगेशन नहीं है, राइट टू इंफॉर्मेशन है। अब ये एक बहुत, आप में से कुछ लोगों को पता होगा, ये बहुत विवाद हुआ था कि फाइल नोटिंग्स इंक्लूडेड हैं या नहीं आरटीआई के तहत। इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग कहानी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जब ये कानून का ड्राफ्ट हो रहा था तो पहले एक आध जो रफ ड्राफ्ट था उसमें नोटिंग्स स्पेसिफिक लिखा गया था। फिर लोगों को ये लगा कि नोटिंग्स तो नहीं बता सकते हम जनता को, तो नोटिंग्स वर्ड निकाल दिया। तो सरकार ये समझती थी कि नोटिंग्स इंक्लूडेड नहीं है। प्रेसिडेंट ने पूछा, उस टाइम अबुल कलाम थे, कि भाई ये नोटिंग्स तो इंक्लूडेड नहीं है। सरकार ने कहा नहीं, हमने नोटिंग शब्द निकाल दिया है। उसके बाद ये हुआ कि कानून बन गया। एक मैटर में नोटिस देने से मना कर दिया एक दफ्तर ने। वो मैटर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में गया करीब फरवरी या मार्च 2006 में। 2005 अक्टूबर से ये कानून लागू हुआ और 2006 फरवरी या मार्च में ये मैटर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के सामने आया है। और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने ये कहा कि ओपिनियंस और एडवाइसेस जो हम कहते हैं वो नोटिंग्स होती हैं। पेपर पे एक सरकारी फाइल होती है, उसमें नॉर्मली व्हाइट पेपर होते हैं और एक ग्रीन पेपर होते हैं। वो सामने एक जो मेन कम्युनिकेशंस होते हैं वो होते हैं, और सामने जो नोटिंग्स कोई लिखता है, कोई अफसर लिखता है कि मेरे हिसाब से ये है, ऐसा मेरे मत ये है, मेरी राय ये है, उसको नोटिंग्स कहा जाता है। तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने कहा कि भाई यही तो ओपिनियन और एडवाइस है, तो ये नोटिंग्स तो इंक्लूडेड है। इसके बाद तो बड़ा भवंडर बच गया। उस टाइम के डीओपीटी मिनिस्टर ने कहा कि अगर तुम ऐसे कहते हो तो हम कानून बदलेंगे। उन्होंने मसूदा तैयार किया कानून को अमेंड करने का। आरटीआई एक्ट आने के 6 महीने के अंदर, 6-7 महीने में अमेंडमेंट्स तैयार किए गए। और वो अमेंडमेंट्स ऐसे थे कि नोटिस तो निकाल देते थे, पूरा कानून खत्म हो जाता था। कमीशंस जो है वो रिकमेंडेटरी बन जाते थे, स्टैट्यूटरी और
अथॉरिटीज के बजाय, मतलब कमीशन को ऑर्डर देने का अधिकार ही निकाल दिया था। इसके बाद काफी एजिटेशन हुए देश भर में और फिर सरकार ने ये मान लिया कि ये हम नहीं कर रहे हैं। इसके बाद एक और बार नोटिस निकालने की कोशिश की गई थी, वो भी वापस ले ली गई। तो ये कानून में जो लिखता है उसको भी खुद को नहीं समझ में आता है कि क्या एग्जैक्ट मतलब है। ये ऐसा एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है और नोटिस देने में आज भी सरकारी अफसर कतराते हैं। नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, एक और चीज है, and information relating to any private body which can be accessed by a public authority under any other law for the time being in force। इसका मतलब क्या होता है? ये काफी कंट्रोवर्शियल है। अब मैं ऐसे मानता हूं कि जो कानून में लिखा है वही कानून है। अगर दो इंटरप्रिटेशंस पॉसिबल हैं शब्दों में से, तब वो तय करना एडजुडिकेटर का या कमीशन का या कोर्ट्स का अधिकार है। और ये डेफिनेटली दो पॉसिबल इंटरप्रिटेशंस हैं। एक इंटरप्रिटेशन ये होता है कि प्राइवेट बॉडी, निजी बॉडी जो कि पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, वो पब्लिक अथॉरिटी पे आगे आएंगे, उससे कोई भी इंफॉर्मेशन हम पब्लिक अथॉरिटी से मांग सकते हैं और जो पब्लिक अथॉरिटी उसको रेगुलेट करती है वो लेके हमें दे दे। एक ये मतलब कई आरटीआई एक्टिविस्ट निकालते हैं। क्योंकि अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, इसके दो मतलब निकल सकते हैं। अंडर एनी अदर लॉ मतलब जो कानून में नॉर्मल है उसके तहत, या इन्वेस्टिगेटिव पावर्स जब लेती है कोई गवर्नमेंट बॉडी। उदाहरण के तौर पे इनकम टैक्स अथॉरिटीज को आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, उसके बाद इनकम टैक्स आपको पूछने को तो बहुत कुछ पूछ सकता है। तो सवाल यह है कि रिटर्न को माना जाए या आप जो भी सवाल करेंगे आरटीआई के तहत उसको माना जाए। मोस्ट कमीशंस ने और जुडिशरी ने ये इंटरप्रिटेशन दिया है जो मैं मानता हूं, मैं भी उसके सहमत हूं, कि जो कानून के तहत या रूल्स के तहत नॉर्मल इंफॉर्मेशन किसी भी पब्लिक अथॉरिटी को देनी होती है, रेगुलेटर को, वो एक्सेस हो सकती है। एंड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एनी प्राइवेट बॉडी विच कैन बी एक्सेस्ड बाय अ पब्लिक अथॉरिटी अंडर एनी अदर लॉ। उसका मतलब ये नहीं है कि स्पेशल अथॉरिटीज में वो क्या इंफॉर्मेशन ले सकती है। कई लोग ये कहते हैं कि मैं रेगुलेटर से कहूंगा कि ये इंफॉर्मेशन ला के दो मुझे। जैसे रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटीज नॉर्मली पब्लिक अथॉरिटीज नहीं मानी जाती है। कई लोग ये कहते हैं कि हम रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज को बोलेंगे कि फलानी इंफॉर्मेशन ला के दो। अगर वो इंफॉर्मेशन या सूचना नॉर्मल कोर्स में देनी हो है रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज को, तब तो वो इंक्लूडेड है, नहीं तो वो इंक्लूडेड नहीं है। अगली स्लाइड प्लीज। Prescribed means prescribed by rules made under this act by the appropriate government or competent authority as the case may be। कानून में यह प्रावधान है कि रूल्स अलग अलग कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बना सकेगी। जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है वो हमने देख लिया, मतलब असेंबलीज, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और भारत सरकार या स्टेट की सरकार, वो रूल्स बना सकते हैं और रूल मेकिंग अथॉरिटी और किसी को नहीं दी गई है। नेक्स्ट प्लीज। ये बहुत महत्व का है, किसको सूचना देनी है। सूचना क्या है ये हम समझ लिया। वापस दोहराता हूं, सूचना जो एग्जिस्ट करती है वही सूचना है, जो एग्जिस्ट नहीं करती है वो सूचना नहीं है। जैसे अगर आप कहेंगे कि ये कानून का मतलब क्या है, अगर रिकॉर्ड में कहीं लिखा है कि कानून का मतलब तो वो देना है, अगर रिकॉर्ड में नहीं लिखा है तो नहीं देना है। अगर आप कहेंगे फलानी जगह पे इलीगल बिल्डिंग है, अगर रिकॉर्ड पे नहीं लाया गया है तो जन माहिती अधिकारी आपको कहेगा ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो वो सही है, वो गलत इंफॉर्मेशन नहीं है। मगर अगर रिकॉर्ड पे है कि ऐसा फलाना मकान है इलीगल, तो वो सूचना आपको जरूर देनी है। किसको अभी सूचना देनी है, कौन ऑर्गेनाइजेशन सूचना देंगे हमें? पब्लिक अथॉरिटी। कुछ लोग ये कहते हैं कि स्टेट जिसको कहा जाता है, स्टेट का कॉन्सेप्ट अलग है। आरटीआई कानून में स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं लाया गया है, पब्लिक अथॉरिटी स्पेसिफिक कहा गया है
और इसके लिए हम देख लें कि क्या मतलब हुआ है। Public authority means any authority or body or institution of self-government established or constituted by or under the constitution। संविधान में जिसका प्रोविजन है, जैसे पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट वगैरह, by any other law made by parliament। अगर सरकार, पार्लियामेंट ने एक स्पेसिफिक लॉ बनाया है, एक उदाहरण के तौर पे, और ऐसे कई बॉडीज हैं जो पार्लियामेंट के कानून से बने हैं, जैसे कि सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, वो कानून बनाया है पार्लियामेंट ने, जिसके जरिए वो इंस्टीट्यूशन आई है। बाय एनी अदर लॉ मेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर, यदि राज्य के स्टेट लेजिस्लेचर कोई भी कानून बनाता है जिसके जरिए, जैसे मैंने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कहा, अलग अलग राज्यों ने अलग अलग इंस्टीट्यूशंस बनाई हैं अपने कानून बना के, वो भी आ जाती हैं। सर्वसाधारण शब्दों में कहूं तो ए, बी एंड सी, जिसको हम सरकार कहते हैं, वो सब आ गया। डी, by notification issued or order made by the appropriate government। अगर नोटिफिकेशन स्पेसिफिक बना के कोई बॉडी अस्तित्व में आती है, एक उदाहरण के तौर पे सब डीम्ड यूनिवर्सिटीज, स्पेसिफिक नोटिफिकेशन होता है, सरकार नोटिफाई करती है कि फलानी फलानी यूनिवर्सिटी को हम मान्यता देते हैं, तो वो भी पब्लिक अथॉरिटी है। एंड इंक्लूड्स एनी, ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है, मतलब ये तो सब आ गए, इसके अलावा ये भी पब्लिक अथॉरिटीज हैं। एनी बॉडी ओन्ड, कंट्रोल्ड और सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड। 2, non-government organization substantially financed directly or indirectly by funds provided by the appropriate government। अब ये दो का मतलब क्या है, इस पे बहुत झगड़े होते हैं, बहुत विवाद होते हैं, इस पे थोड़ी सी बात हम कर रहे हैं। ए एंड बी, 1 एंड 2 में क्या फर्क है? दोनों जगह सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड लिखा गया है। सर्वसाधारण ये माना जाता है कि 1 जो है वो इक्विटी या बॉडी फॉर्म करने के लिए जो पैसा दिया गया है उससे रिलेटेड है, और नंबर 2 में जो नॉर्मल फंडिंग हर साल का जो खर्चा होता है उसके लिए सब्सिडी दी जाती है या इंसेंटिव दिया जाता है या ग्रांट दी जाती है, उससे रिलेटेड है। अभी हम पहले को देख लें, बॉडी ओन्ड, कंट्रोल्ड और सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड। कानून का एक अंग ये होता है कि हर शब्द को, हर फ्रेज को मतलब देना पड़े, अनलेस इट मेक्स द लॉ रिडंडेंट। मतलब कानून में हर शब्द और हर फ्रेज को मतलब देना चाहिए, सिवाय अपवाद ये है कि अगर कोई इंटरप्रिटेशन से, कोई शब्दों से कानून इटसेल्फ रिडंडेंट बन जाए, कानून की पूरा अर्थ निकल जाए, तो ऐसा इंटरप्रिटेशन नहीं देना चाहिए। तो ओन्ड, कंट्रोल्ड और सब्सटेंशियली फाइनेंस को 3 अलग अलग हमें डेफिनेशन देने पड़ेंगे। ओन्ड पहले ले लेते हैं। कंपनी लॉ के तहत 50% के ऊपर जिसके पास शेयर होल्डिंग है वो बॉडी ओन्ड कहा जाता है। जैसे कि अब बैंक ऑफ इंडिया या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को गवर्नमेंट बैंक्स कहते हैं, हालांकि उनके 100% शेयर्स नहीं है, मगर 50% के ऊपर शेयर्स जब सरकार के हैं तो हम कहते हैं कि सरकारी बैंक है। कंट्रोल, अब ये कंट्रोल शब्द पे बाद में आते हैं, पहले एक सब्सटेंशियली फाइनेंस देख लेते हैं। सब्सटेंशियली फाइनेंस मतलब सिग्निफिकेंट फाइनेंस, जो बहुत छोटा ना हो, मगर सब्सटेंशियल शब्द का डेफिनेशन कानून में नहीं दिया गया है, और वो जुडिशियली डिटरमिन करना है, जिसके बारे में हम बात करते हैं। पर कंट्रोल क्या हुआ फिर? ओन्ड अलग, सब्सटेंशियली फाइनेंस अलग, और ओन्ड क्या होता है? कंट्रोल मतलब जहां पे फाइनेंस न हो सरकार का, क्योंकि जहां पे सब्सटेंशियल फाइनेंस है वो तो आ गया, तो कंट्रोल को कुछ ऐसा मतलब देना पड़ेगा कि जहां पे सरकारी कंट्रोल हो। अब ये कंट्रोल किस प्रकार से, इसके भी 2 मत हैं अलग अलग। एक है कि कंट्रोल मतलब रेगुलेटरी कंट्रोल भी आना चाहिए। ऐसे आरबीआई सब बैंकों को रेगुलेटरी कंट्रोल करती है। इनकम टैक्स सब इनकम टैक्स पेयर्स को कंट्रोल करता है। जीएसटी का जो
अफसर है वो जीएसटी में लगे हुए सब व्यापारियों को कंट्रोल करता है, उस तरह का कंट्रोल माना जाए, या एक्चुअल जिसको परवेसिव कंट्रोल कहते हैं कि हकीकत में डे टू डे रनिंग में कुछ कंट्रोल कर सके, उसके व्यवहार में, उसके कार्यकाल में कुछ कंट्रोल कर सके, उसको कंट्रोल कहा जाए। मेरे हिसाब से जहां भी सरकारी डायरेक्टर्स हो, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात वापस दोहराऊं, तो जहां पे ऐसे नॉर्मल कोऑपरेटिव सोसाइटी इंक्लूडेड नहीं है पब्लिक अथॉरिटी में, मगर अगर एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया गया है तो फिर वो कंट्रोल बाय गवर्नमेंट है। तो जब एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट होता है कोई भी कोऑपरेटिव बॉडी में, तो फिर वो सरकारी कंट्रोल है, बिकॉज इट इज डायरेक्ट कंट्रोल। कई बोर्ड्स पे सरकारी एक्स ऑफिशियो डायरेक्टर्स होते हैं या ट्रस्टीज होते हैं, वो भी इसमें आ जाता है। अगर मेजॉरिटी डायरेक्टर्स न रहे तो कुछ लोग कहते हैं कि इसको कंट्रोल नहीं कहते। शब्द सोचिए, कंप्लीट कंट्रोल शब्द नहीं इस्तेमाल किया गया है, कंट्रोल मतलब तो कोई भी बॉडी में अगर कोई डायरेक्टर है सरकारी एक्स ऑफिशियो, तो वो वहां पे सिर्फ चाय पानी और मीटिंग में बिस्कुट खाने को नहीं जाता है, वो सरकार की तरफ से उसको कंट्रोल करने को, उसमें कुछ पाबंदियां लाने को, उसमें कुछ सरकार का पोजीशन लेने को उसका काम है। और इसी के साथ जुड़ा हुआ है पीएम केयर्स फंड की जो करंट कंट्रोवर्सी है। पीएम केयर्स फंड काफी कंट्रोवर्सी है। उन्होंने कहा है कि हम पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। मेरे हिसाब से वो डेफिनेट पब्लिक अथॉरिटी है, क्योंकि उनका कहना है कि हमने ट्रस्ट बनाया है, पर कंट्रोल किसका है। कुछ और आर्गुमेंट दिए जाते हैं कि सरकारी पैसे है, लोग उसको पीएम के वजह से पैसे देते हैं, उसका लोगो है अशोक स्तंभ का, वैसे ही .gov.in उसका डोमेन नेम है, उसका नियंत्रण सरकारी दफ्तर से होता है, पीएम के ऑफिस से होता है। मगर कानून में अगर इसको प्रावधान देखें तो कंट्रोल गवर्नमेंट का है। सरकार कहती है गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। प्राइम मिनिस्टर और 3 और मिनिस्टर्स इसके एक्स ऑफिशियो ट्रस्टीज हैं। चूंकि वो मिनिस्टर हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं, वो ट्रस्टीज हैं। तो ये कहना कि वो प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर्स सरकारी लाइन नहीं अडॉप्ट करेंगे मगर अपनी खुद की लाइन अडॉप्ट करेंगे, अपने खुद के विचार करेंगे, ये तो बड़ा लांछन हो जाएगा, बड़ा आरोप लग जाएगा कि प्राइवेट काम करते हैं, वो सरकार के निर्देशनों के हिसाब से काम नहीं करते हैं। भले प्राइम मिनिस्टर तय करते हो, बट वो देश के प्राइम मिनिस्टर के तौर पे तय करते हैं, इंडिविजुअल के तौर पे नहीं तय करते हैं। और इस वजह से कंट्रोल डेफिनेटली है गवर्नमेंट का, और इसको आना ही चाहिए। पब्लिक अथॉरिटी है, मगर वो अभी इसको मना करके बहुत ही खराब एग्जाम्पल रख रहे हैं। मगर एक चीज दूसरी भी आपसे कह दूं कि प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड जो पहले होता था, अब भी है, एग्जिस्टेंस में है, उसने भी पहली बार यही स्टैंड लिया था कि हम आरटीआई में पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। 2006 या 7 में मैंने आरटीआई लगाई थी पीएमएनआरएफ पे, और उन्होंने ये कह दिया था कि हम तो पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, हम कुछ सूचना नहीं देंगे। उसके बाद कमीशन में जाके ऑर्डर मिला, तब उन्होंने सूचना देना शुरू किया। तो ये पीएम के जो ऑफिस होते हैं, उनको ये सबको ये एलर्जी है मेरे ख्याल से आरटीआई के लिए। अब आते हैं सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड। जैसे मैंने कहा, मेरे हिसाब से 1 में जो सब्सटैंशियल फाइनेंस है वो इन्वेस्टमेंट का है, जैसे इक्विटी का, और 2 में जो है वो रनिंग एक्सपेंसेस के लिए, ऐसा मैं मानता हूं। बट इसका बहुत कैटेगोरिकल डेफिनेशन नहीं है, इसको दूसरी तरह से भी आप इंटरप्रेट कर सकते हैं कि फाइनेंस, रनिंग फाइनेंस फर्स्ट में भी आ सकता है, दूसरे में भी आ सकता है। थोड़ा सा मेरे हिसाब से इसमें 100% डेफिनेट नहीं थे शब्द। तो इन्वेस्टमेंट में सब्सटैंशियली फाइनेंस का मतलब क्या होना चाहिए? कुछ लोगों ने ऐसा इंटरप्रिटेशन दिया है कि 51% होना चाहिए,
जो मेरे हिसाब से सरासर गलत है, बिकॉज वो तो बॉडी ओन्ड भी हो गया, उसको कंट्रोल की बात नहीं है, ओन्ड बाय गवर्नमेंट हो गया, तो उसको देखने की जरूरत नहीं है। अब सब्सटैंशियल फाइनेंस किसको कहा जाए? सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय में ऐसा कहा है कि एसेंशियल होना चाहिए, जिसके बिना वो ऑर्गेनाइजेशन चल ही नहीं सके। मेरे हिसाब से इतना रिस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन लेने की जरूरत नहीं थी। 10% अगर हो इक्विटी तो वो शायद सब्सटैंशियल फाइनेंस नहीं माना जाए, मगर 25% के ऊपर कंपनी लॉ के हिसाब से कंट्रोल भी करता है कोई, तो मेरे हिसाब से 25% के ऊपर अगर इक्विटी सरकार की है तो उसको सब्सटैंशियली फाइनेंस मानना जाना चाहिए। अब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सब्सटैंशियली फाइनेंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय, और मेरे हिसाब से ये सब्सटैंशियल फाइनेंस शब्द को प्रॉपर कुछ डिफाइन करना बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने सब्सटैंशियल फाइनेंस को ऐसे कह दिया है एसेंशियल टू वर्किंग, तो उसके बिना ऑर्गेनाइजेशन नहीं चले। अब ये कैसे तय करें कि ऑर्गेनाइजेशन चलेगी नहीं चलेगी? तो मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट 25% से ऊपर हो तो उसको सब्सटैंशियल फाइनेंस गिनना चाहिए। और रनिंग एक्सपेंस में, ये मैं आर्बिट्रेरली बोल रहा हूं, मगर मेरे हिसाब से मैंने सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना चाहिए, मगर कोई डेफिनेट फिगर देना चाहिए। मेरा सुझाव यह है कि 10 लाख के ऊपर की रकम अगर सब्सिडी में या प्रोजेक्ट में या ग्रांट में दी जाती है और वो ऑर्गेनाइजेशन के रनिंग एक्सपेंस का 10% से ऊपर है, तो उसको सब्सटैंशियल फाइनेंस मानना चाहिए। मैं इसको परफेक्ट नहीं कह रहा हूं, ये मेरी राय है, मगर मैं उम्मीद करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट किसी दिन इसको डायरेक्ट ऐसे फिक्स कर दे ताकि ये विवाद ना होते रहे, क्योंकि ये बहुत विवाद होते हैं कि किसको सब्सटैंशियल फाइनेंस बोले, किसको ना बोले, किसको कंट्रोल बोले। इसका डेफिनेट बहुत सिंपल तरीका है, और ये अगर सुप्रीम कोर्ट ने अडॉप्ट कर लिया है तो बहुत अच्छा है। आजकल ये देखा जाता है कि सब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स, मेरे हिसाब से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जैसे कहा मतलब सब्सटैंशियल फाइनेंस सरकार का है, और वो पब्लिक अथॉरिटीज है, उन्हें पब्लिक अथॉरिटीज की डेफिनेशन में आना चाहिए और कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। मगर ये नहीं हो रहा है। जैसे पीएम केयर्स फंड बना करता है, बहुत सारे फंड्स, कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन बना करते हैं कि हम तो पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, सब पब्लिक अथॉरिटी होने को तैयार नहीं है। ये समझना जरूरी है कि पब्लिक अथॉरिटी को सब्सटैंशियल फाइनेंस मतलब क्या, ये डिफाइन करना कुछ जरूरी है। एक उदाहरण के तौर पे आपको देता हूं, मुंबई मेट्रो वन प्राइवेट लिमिटेड करके एक कंपनी है बंबई में, जो मुंबई का पहला मेट्रो चलाती है। घाटकोपर से लेके वर्सोवा तक का ये मेट्रो है। मुझे ये पता था कि सरकार ने कुछ काफी पैसा इसमें डाला है, तो मैंने कुछ सूचना मांगी मुंबई मेट्रो वन प्राइवेट लिमिटेड से। मुंबई में अगर आप किसी को भी पूछे तो वो कहेगा कि ये तो रिलायंस की कंपनी है, और माना यही जाता है कि ये रिलायंस की कंपनी है। तो मैंने कुछ सूचना मांगी, उन्होंने कह दिया कि हम तो पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, हम तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, आप समझते नहीं है, हम क्यों आपको सूचना दें। तब मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया, और रिसर्च में क्या पाया ये भी आपको बताऊं, तो ये चौंका देने वाले आंकड़े हैं। उस कंपनी में 780 करोड़ रुपया सरकार का है, 780 करोड़ रुपीस, प्लस 600 करोड़ की वैल्यू की जमीन मुफ्त में दी गई है, जिसका कोई कहीं हिसाब किताब नहीं है। वो प्रोजेक्ट करने के लिए 600 करोड़ की जमीन की जरूरत थी, इसके लिए वो दे दी। सो 1380 करोड़ रुपया सरकार का, मेरा, आपका। और रिलायंस ने कितना पैसा डाला था? 380 करोड़ रुपया। 380 करोड़ रुपया रिलायंस का, 780 करोड़ कैश गवर्नमेंट का, 600 करोड़ की जमीन गवर्नमेंट की, मगर कहा जाता है रिलायंस कंपनी है। क्यों? कि इक्विटी शेयर होल्डिंग 74% रिलायंस का है और 26% सरकार का है। ब्लैक मैजिक, ये तो काला जादू है। ये कैसे होता है? कोई भी आंकड़े कहेगा तो ये कैसे मुमकिन है? बड़ा सिंपल तरीका लगाते हैं, दो लेबल लगाते हैं 780 करोड़ रुपए को। 600 करोड़ को कहते हैं कि वायबिलिटी गैप फंडिंग, ये प्रोजेक्ट
लाने के लिए 600 करोड़ देना पड़ेगा मुफ्त में, इसका कोई इक्विटी नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई वापस नहीं आना है। 180 करोड़ रुपया इक्विटी सरकार की और 380 करोड़ रुपए इक्विटी रिलायंस की, उस वजह से 74% और 26%। ये जब रिसर्च लाके हमने कमीशन के सामने रखा तो रिलायंस को भी समझ में आ गया कि अभी इसमें ज्यादा लड़ने की फायदा नहीं है। कमीशन ने ऑर्डर दिया कि ये पब्लिक अथॉरिटी है, और बाद में ये भी हुआ कि उन्होंने सूचना देना शुरू किया, क्योंकि कोर्ट में जाते तो और बुरा लगता, लोगों में ये बात फैलती कि पैसे बहुत कम के बावजूद उन्हें ज्यादा शेयर होल्डिंग और रिलायंस की कंपनी कहा जाता है। मैं आपसे अर्ज करता हूं कि सब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स बाय डेफिनेशन पब्लिक अथॉरिटीज है, और सब्सटेंशियल फाइनेंस का कोई ना कोई आंकड़ा मेरे हिसाब से कमीशन और सुप्रीम कोर्ट को तय करना चाहिए, ताकि सबको पता चले कि ये सब्सटेंशियली फाइनेंस माना जाएगा, ये सब्सटेंशियली फाइनेंस नहीं माना जाएगा। कंट्रोल के लिए भी मेरा ये मानना है कि जो भी इफेक्टिव कंट्रोल रखता है उसको माना जाना चाहिए पब्लिक अथॉरिटी। इस हिसाब से काफी जो अथॉरिटीज है वो पब्लिक अथॉरिटीज के हिसाब से मानी जाएंगी। अगला सर एक बात दोहराना चाहूंगा, एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी 7:39 को हो सकता है कि ये सेशन बंद हो जाए 40 मिनट पूरे होने के कारण, तो हाँ जी सभी साथी वापस इसको ज्वाइन करेंगे। जब तक ये चालू है, अगर किसी कारण से अधूरा रह जाएगा तो उसको नेक्स्ट सेशन में हम कवर करेंगे। तो सभी साथी ध्यान रखें कि अगर ये सेशन बंद होता है तो वापस आपको वापस रीज्वाइन करना है। थैंक यू सर, सॉरी अगेन सर। नहीं जी ठीक, थैंक यू। नेक्स्ट जी अगली स्लाइड। हाँ, रिकॉर्ड इंक्लूड्स एनी डॉक्यूमेंट मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ फाइल, any microfilm, microfiche, and fax copy of a document, any reproduction of image or images embodied in such microfilm, whether enlarged or not, and any other material produced by a computer or any other device. पेपर पे हो, कंप्यूटर में हो, फ्लॉपी पे हो, फोटोग्राफ हो, ये सब रिकॉर्ड में आ जाते हैं। मतलब करीब करीब जो भी फिजिकल फॉर्म में है, कंप्यूटर पे हो या कैसे भी हो, ये इंक्लूडेड है, और इसके अंदर सीसीटीवी फुटेज भी आ गया। नेक्स्ट अगला जी। Right to information means the right to information accessible under this act, which is held by or under the control of any public authority, and includes the right to inspection of work, documents, records. Inspection तो आता है, ये ज्यादातर लोगों को पता है, मगर न सिर्फ फाइलों का, न सिर्फ रिकॉर्ड्स का, डॉक्यूमेंट्स का, वर्क का भी इंस्पेक्शन कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे एक रास्ता था जो उसमें बहुत खड्डे थे बंबई में, तो आरटीआई में अगर पूछते कि ये रास्ते पे खड्डे हैं तो जवाब आता था कि कोई खड्डे नहीं है, क्योंकि हमारे रिकॉर्ड पे कोई खड्डे नहीं लिखे गए हैं। तो किसी एक नागरिक ने कहा मुझे इंस्पेक्शन करना है इसका, और उसने और म्युनिसिपल ऑफिसर ने इंस्पेक्शन किया, उन्होंने फोटो निकाले, रिकॉर्ड किया कि इधर खड्डे हैं, इधर खड्डे हैं, ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, और वो सरकारी रिकॉर्ड बन गया। कृष्णा गुप्ता करके बंबई में यंग 20 साल का लड़का है, उसने कहा मैं सरकारी अस्पताल को इंस्पेक्ट करना चाहता हूं। वो इंस्पेक्शन में उन्हें पता चला कि कुछ जो कॉस्टली इक्विपमेंट वहां पे होनी चाहिए
आज के कार्यक्रम का जो प्रेजेंटेशन है वो अनूप वर्मा जी गाजी सोनीपत से, एवं इसका प्रेजेंटेशन को तैयार करने के लिए तरुण वाधवा जी ने काफी मेहनत की है। और तरुण वाधवा जी ही आज स्क्रीन शेयर के जरिए से हमें इसको शेयर कर रहे हैं स्क्रीन। सुरेश मौर्य जी ने सारे प्रोजेक्ट्स को, जो हमारा जो ये कार्यशाला है, इसको फेसबुक और यूट्यूब में लाइव रन भी कर रहे हैं और एडिट करके हमें समय पर उपलब्ध भी करवा रहे हैं। तो इन सभी के हम शुक्रगुजार हैं। हमारे आज के गेस्ट श्री शैलेश गांधी जी जुड़े हैं क्या? शैलेश गांधी जी आप जुड़ गए हैं क्या? क्योंकि एक्चुअली इस पार्टिसिपेंट लिस्ट में आपको देख नहीं पा रहा हूँ, कृपया अनम्यूट होइए। गांधी जी, गांधी जी। हाँ जी, नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार सर। सर हम अब आगे शुरू करते हैं जी। ठीक है। वाधवा जी, आप शेयर स्क्रीन पे हैं? मैं शुरू करूं या? हाँ जी सर, शुरू कीजिए। अच्छा, हमने एक देख लिया, इंस्पेक्शन ऑफ वर्क डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड्स। 2, टेकिंग नोट्स, एक्सट्रैक्ट्स और सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स। नॉर्मली हम लोग ये करते हैं, हम कुछ सूचना मांगते हैं जो या तो डायरेक्ट फोटोकॉपी मिलती है या 5-6 पेजेस से एक्सट्रैक्ट निकाल के देना होता है या अलग रिकॉर्ड से एक्सट्रैक्ट निकाल के देना होता है। इसमें कई बार ये 7(9) के तहत 7(9) अभी नहीं किया है, मगर आप सब वाकिफ होंगे, ज्यादातर लोग जो आरटीआई यूज करते हैं, जो कहता है कि कौन सी सूचना अगर हम जो फॉर्मेट में मांगे वो फॉर्मेट में मिलनी चाहिए, अनलेस इट वुड डिस्प्रोपोर्शनेटली डाइवर्ट द रिसोर्स ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी। तो कुछ लोगों ने इसका ऐसा अर्थ लिया है कि सिर्फ फोटोकॉपी देने का सूचना का कानून है। ये गलत समझ है। मेरे हिसाब से फोटोकॉपीज तो देनी है, मगर एक्सट्रैक्ट करना है अगर इंफॉर्मेशन कुछ पेजेस में से, अनलेस बहुत ज्यादा टाइम लग जाने वाला हो, वो एक्सट्रैक्ट करके देना चाहिए। 3, टेकिंग सर्टिफाइड सैंपल्स ऑफ मटेरियल। ये बहुत कम इस्तेमाल होता है। अगर आपको लग रहा है कि सरकारी अस्पताल में फेक दवाइयां हैं, तो उसका आप सैंपल लेके टेस्ट करवा सकते हैं। अगर अनाज के गोडाउन में बहुत पुअर क्वालिटी का अनाज है, उसको आप लेके टेस्ट करवा सकते हैं। बहुत जगहों पे ये बहुत यूजफुल हो सकता है। Obtaining information in the form of diskettes, floppies, tapes, video cassettes, or any other electronic mode or through printouts where such information is stored in a computer or any other device. कंप्यूटर पे जो भी है वो सूचना हम ले सकते हैं, सीसीटीवी फुटेज इंक्लूडेड। और मेरे हिसाब से सीसीटीवी फुटेज आगे जाते बहुत महत्व का एक सूचना का अधिकार का एक साधन बन जाएगा। नेक्स्ट प्लीज। स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन मीन स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, उसमें कोई सोचने या चर्चा करने की बात नहीं है। अगला, स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर मीन्स द स्टेट इंफॉर्मेशन चीफ। ये इस तरह से वो कानून में लिखा जाना चाहिए, बट ये ऑब्वियस चीजें हैं जिसको कोई खास एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। अगला प्लीज। स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर इंक्लूड्स, अगला, third party means a person other than the citizen making a request for information and includes a public authority. इसमें कुछ विवाद हो सकते हैं शब्दों में। थर्ड पार्टी का जिक्र बाद में आता है, खास तौर पे सेक्शन 11 में। पर एक चीज मैं आज भी कहना चाहूंगा, सेक्शन 11 एग्जम्पशन नहीं है। थर्ड पार्टी कहने से सूचना मना नहीं की जा सकती है। सूचना मना की जा सकती है सिर्फ सेक्शन 8 या 9 के तहत ही। सेक्शन 11 प्रोसीजर है, एग्जम्पशन नहीं है। पर थर्ड पार्टी कौन है? अ पर्सन अदर देन द सिटीजन, मतलब जो सूचना मांगता है उसको छोड़ के कोई थर्ड पार्टी है। मेरे हिसाब से सवाल ये उठता है कि सेकंड पार्टी कौन है? फर्स्ट पार्टी जो सिटीजन मांगता है वो हुआ, सेकंड पार्टी जो पब्लिक अथॉरिटी जिससे सूचना मांगी है वो हुई, एंड थर्ड पार्टी और कोई पार्टी होनी चाहिए मेरे हिसाब से। मगर कुछ लोग कहते हैं कि पब्लिक अथॉरिटी इंक्लूडिंग द वन जिसके यहाँ हमने आरटीआई डाली है, वो भी थर्ड पार्टी में माना जाना चाहिए।
ये विवाद मेरे हिसाब से सेटल नहीं हुआ है अभी तक, इसको भी सेटल करना बहुत जरूरी है। मगर दोनों साइड में कुछ प्लस और माइनस दिखाई देते हैं। कुछ कोर्ट्स ने भी ये कहा है कि ये थर्ड पार्टी है, कुछ कोर्ट से कहा है कि थर्ड पार्टी पब्लिक अथॉरिटी जो सूचना जिससे मांगी जाती है उसको थर्ड पार्टी नहीं गिन सकते हैं। अगला शायद हो गया है सर आज के प्रेजेंटेशन खत्म हो गया है। थैंक यू वेरी मच। थैंक अभी यू कोई वाधवा जी। सवाल हो? एक थैंक यू छोटी गांधी बात कह दूं, अगर अब सभी मित्र अपने प्रश्नों के लिए हैंड राइज करेंगे। जो मित्र हैंड राइज करेंगे उनके प्रश्न को प्राथमिकता दी जाएगी। कृपया अपने हैंड राइज करेंगे क्वेश्चंस के लिए। सर मैं उससे पहले आपसे कुछ क्वेश्चंस करना चाहता हूं कि हर मंत्रालय और सचिवालय की बहुत सारी शाखाएं होती हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो क्या ये सब जितने छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स और ब्रांचेस हैं सब लोग प्राधिकरण पब्लिक अथॉरिटीज कहलाएंगी, कि जो सचिवालय या मंत्रालय जो इसको कंट्रोल करता है वो लोग प्राधिकरण कहलाएगा? ये बहुत क्लैरिटी नहीं है। टू बी ऑनेस्ट मेरे को भी कंफ्यूजन है कि किसको पब्लिक अथॉरिटी कहना चाहिए, क्योंकि ये कानून में कोई इसका कोई गाइडेंस नहीं है। अब एक डिपार्टमेंट को, जैसे एक उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं, इंडियन रेलवेज को एक पब्लिक अथॉरिटी माना चाहिए या हर स्टेशन को, ये थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं है इसमें कानून में मेरे हिसाब से। बट फिर मैंने कमिश्नर बना तो ये बहुत मुश्किल था मेरे लिए। मैंने ये तय किया कि अगर डिपार्टमेंट को कहा जाएगा तब भी मैं मान लूंगा, और पहले मैंने ये पोजीशन ली थी कि मैं तो पूरे रेलवे मिनिस्टर को ये एक मानूंगा या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को ये एक मानूंगा। मगर फिर ये देखा गया कि मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन वैसे काम नहीं कर पाते, क्योंकि अगर मान लीजिए रेलवे को एक हम मान लें, या तो उसको सब पीआईओ से सूचना इकट्ठी करके 5-4 में देना वो भी थोड़ा कठिन था। तो इसके लिए फिर मैंने एम्बिगुअस पोजीशन लिया है कि इसको मानो या उसको मानो कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैंने और भी कुछ मित्रों से चर्चा की है, मगर मेरे अगर किसी को कुछ सूझता हो तो जरूर बताएं। तो ऐसी स्थिति में तो सर हमें 30 दिन की जगह 35 दिन मानना पड़ेगा, और प्लस उसके पोस्टेज के दिन एक्स्ट्रा हमको काउंट करने पड़ेंगे, क्योंकि लोग अपने ही ब्रांचेस में भेज देते हैं लेटर को अंतरित करके 6-1-6-3 में। एक ही है, अगर खुद के ब्रांचेस में करते हैं तो पोस्ट की जरूरत नहीं होनी चाहिए, उसलिए वो 35 का ज्यादा नहीं होता है। मगर अगर दूसरा डिपार्टमेंट है, दूसरी फिजिकल लोकेशन पे है, तो 5 दिन प्लस पोस्टेज का पीरियड ऐड करना पड़ेगा। सर जिस तरीके से हमने निरीक्षण में इंस्पेक्शन ऑफ वर्क बोला है, तो इंस्पेक्शन ऑफ वर्क का मीन्स तो एक तरीके से हम उस कार्यालय की सोशल ऑडिटिंग कर डाले, एक तरीके से हम उसके पूरे प्राधिकरण को जांच करने की दायरे में आ गया हूँ। अब मेरे हिसाब से वो थोड़ा वाइड डेफिनेशन हो जाएगा, ये कहना कि मैं तो पूरी पब्लिक अथॉरिटी का इंस्पेक्शन करूंगा। इंस्पेक्शन ऑफ वर्क का मीन्स क्या निकाले हम? हाँ, मैं वही बता रहा था। सपोजिंग एक बिल्डिंग है, आप कहते हैं इलीगल बिल्डिंग है, वो कहते हैं रिकॉर्ड पे नहीं है, तो मेरे हिसाब से उसको इंस्पेक्ट किया जा सकता है साथ में। वैसे ही वर्क मतलब समझ लीजिए कोई रास्ता है, उसको आप इंस्पेक्ट साथ में करें। इस तरह के इंस्पेक्शन तो ठीक है, बट ये कहना मेरी, हाँ अगर आप कहें इस बिल्डिंग का इंस्पेक्शन करना हो वो तो ठीक है, मगर अगर आप कहेंगे मैं तो सोशल ऑडिट करूंगा पूरे ऑर्गेनाइजेशन का, वो मेरे ख्याल से थोड़ा ज्यादा खिंच जाएगा और वो शायद प्रैक्टिकल नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। बट इसमें दो राय हो सकती है मेरे हिसाब से। अच्छा सर, जैसे हम किसी सरकारी विभाग का, जैसे कि हमारे को इन्फॉर्मेशन में हमें बोला गया है कि हम ईमेल मीन्स क्या, हम उसके सरकारी विभाग की जो ईमेल है उसके ईमेल्स को हम देख सकते हैं? हाँ जी, कानून जैसे है वो देख सकते हैं। अब तक मैं सामने ऐसा कोई आया नहीं है, बट कानून के हिसाब से देख सकते हैं। अब लेकिन जब हम ईमेल को वो दिखाएंगे तो ईमेल को दिखाने की समय की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, क्योंकि स्पष्टता का अभाव है और ये एक टेक्निकल और एक गंभीर विषय भी बन सकता है। नहीं मतलब मैं समझा नहीं आप क्या कह रहे हैं। जब हमें कोई सरकारी विभाग अपने ईमेल दिखाएगा, डेफिनेटली वहां पे सरकारी विभाग का एक अधिकारी होगा उसको दिखाने के लिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी, लेकिन इस ईमेल को दिखाने की जो प्रक्रिया होगी, ये इस पर आप कुछ थोड़ी सी प्रक्रिया को, थोड़ा सा प्रोसीजर को आप ब्रीफ कर सकेंगे? जहां तक बहुत
ईमानदारी से कहूं तो मैंने इस पे सोचा नहीं है ज्यादा, मगर अभी मैं सोच के बता रहा हूं। जी, आगे इसमें हम कर सकते हैं। एक मेरे और जो ख्याल बात हम कॉपी दे सकते हैं, आपको ईमेल की प्रिंटेड कॉपी दे सकते हैं। सर ईमेल की प्रिंटेड कॉपी नहीं, क्योंकि ईमेल भी इंफॉर्मेशन और रिकॉर्ड का हिस्सा है, तो हम उसको है। इंस्पेक्ट करने की बात कर रहे हैं। आप इंस्पेक्ट आप कंप्यूटर पे बैठ के 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आपके साथ एक सरकारी अमलदार रहेगा या पीआईओ या उसके कोई रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, जी और कंप्यूटर ऑपरेट मेरे ख्याल से वो ही करेगा। आप देख सकते हैं, ईमेल तो पढ़ सकते हैं। इस बात को भी राइट ऑफ इंफॉर्मेशन में सर, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन में एक बात ये भी आई है कि हम टेकिंग नोट्स जब हम इंस्पेक्शन के दौरान रहते हैं तो हम नोट्स ले सकते हैं। तो ये जो नोट्स हैं, क्या हम अपने मोबाइल से पिक्चर के जरिए से ले सकते हैं, जिससे सरकारी कागजों और पैसों और समय की बचत हो? हाँ जी, जी सर, हाँ जी, जरूर। मतलब हम, तो अगर हम इस चीज की नोट, मतलब हम जब इंस्पेक्शन के लिए जाएं और डॉक्यूमेंट्स के हम उद्धरण और नोट्स को लेना चाहें और हम बोले कि हम इसकी पिक्स ले रहे हैं, तो इस पर आपत्ति दर्ज कराई जाती है पीआईओज और लोक प्राधिकारी के द्वारा। तो इस पर हम क्या बात रखें? मैं जानता हूं कि ये आपत्ति लेते हैं, मगर मेरे हिसाब से कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि मैं फोटो नहीं ले सकता हूं। लेकिन इसको हम ब्रीफ कैसे करें उन्हें? इस पे कुछ डिसीजंस भी हैं कि आप उसकी पिक्चर ले सकते हैं अपने मोबाइल से। अब ऐसा था, जब मैं कमिश्नर था तब मोबाइल और पिक्चर लेना इतना पॉपुलर नहीं था, तो उसके बाद के कुछ डिसीजंस होंगे, मेरी जानकारी में नहीं है। इस पे हाईकोर्ट देवेंद्र अग्रवाल जी, जी सर, देवेंद्र अग्रवाल जी, जी सर, देवेंद्र अग्रवाल जी, इस तरह का जब भी आप आवेदन लगाएं, अपने आवेदन में ही ये मेंशन कर दें कि मैं वो इंस्पेक्शन का जो भी होगा उसका वीडियो या फोटो अपने व्यय पर, खुद के व्यय पर करूंगा। अब आवेदन के साथ ही ये लिख दें, वो लोग को प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा आइडिया है, ये बहुत अच्छा सुझाव है। जी गांधी सर, शैलेश गांधी सर, नमस्कार। मिश्रा जी, मैं आखिरी प्रश्न एक और लेना चाहता हूँ। गांधी सर, आपकी अनुमति हो तो एक छोटी सी। शैलेश गांधी सर नमस्कार, मैं कर चुका हूँ 2018 में सीएसपी ऑफिस में इंस्पेक्शन, सारे ईमेल। गांधी सर, कोई भी एक जन बोले तो मैं सुन पाऊंगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जी मिश्रा जी, आप कहें। गांधी जी, गांधी सर, अगर आपकी अनुमति है तो एक इस तरह की परिस्थिति में एक मजाक बताऊं जो मैं किया हूं। प्लीज बताइए। जी गांधी सर, मेरे को सूचना के अधिकार पर जानकारी चाहिए था। एक बैंक होता है यस बैंक, ये अपने आप को प्राइवेट कहता है और मैं सूचना के अधिकार पर जानकारी मांग नहीं सकता था, तो मैं एक कानूनी बदमाशी किया। मैं शेयर में जाके उस बैंक का एक शेयर खरीदा जो 14 रुपए का आता है। अब चूंकि मैं खरीद लिया, मैं शेयर होल्डर हो गया, इसलिए कंपनी का पूरा डिटेल जानने का मेरे पास अधिकार हो गया। मैं 14 रुपया खर्च किया और उनको बताया कि देखिए, आपकी कंपनी में मैं एक शेयर होल्डर हूं, इसलिए कंपनी की अमुक अमुक जानकारी आप मुझे दे दीजिए। तो वो बेचारे अब क्या करते, उनको देना ही था, क्योंकि मैं एक शेयर होल्डर था, एक ही शेयर है मेरे पास अभी तक। तो ये भी तरीका अपने मित्रों को ये बात जाननी चाहिए कि अगर वो लोग डाल चल सकते हैं तो हमको पात चलना चाहिए। कैसे करके जानकारी निकालें, इसका भी उपाय लगाना चाहिए। बहुत अच्छा सुझाव है। गांधी सर, देश का भी 130 करोड़ में से आप एक हैं, मगर आपके वही अधिकार है, सबके एक ही अधिकार है। श्री नीरज कुमार जी कोई जजमेंट बता रहे थे, कृपया उनसे जजमेंट। सर, बीच में अगर कोई अनम्यूट करके बोलेगा तो मुझे म्यूट करना पड़ेगा, हो सकता है किसी का जरूरी प्रश्न छूट जाए। इसीलिए मैं सबको अब हैंड राइज वालों को लाइन से लूंगा क्वेश्चंस को। महावीर पारिक जी, आपने सबसे पहले हैंड राइज किया था क्वेश्चंस के लिए, प्लीज अपना क्वेश्चन करें। सभी साथियों को नमस्कार, शैलेश जी को भी नमस्ते। नमस्ते जी। सर,
मेरा एक निवेदन ये था, जनरली सभी राज्यों में ऐसा होता है और सभी मित्र चाहते भी हैं कि सरकारें चाहे किसी भी की हो, लेकिन सरकारें जो ये एमएलए और एमपी की जो बाड़ाबंदी करती है, इस पे जो खर्चे आते हैं, उन खर्चों को क्या अपन जानने के लिए अधिकृत नहीं है? क्या जान सकते हैं अपन इनसे कि भाई ये जो बाड़ाबंदी का मतलब, सॉरी, ये बाड़ाबंदी का मतलब, ये जो अपने बाड़ाबंदी का मतलब जो अपने एमएलए और एमपी को जो अपन एक जगह इकट्ठा करते हैं कि कहीं किसी दूसरी पार्टी के भाग नहीं जाए, जैसे अभी लेटेस्ट राजस्थान में हुआ था अच्छा, अगस्त में जो, हाँ ठीक है। मगर मेरे ख्याल से ये पैसे सरकारी तो पैसे इस नहीं होंगे, ऐसा मैं मानता हूं। मुझे पता नहीं कौन कहां से पैसे आते हैं इसमें। हेलो जी जी सर, तो नहीं, सरकारी पैसे हो सकते हैं, नहीं हो सकते, अपन ये दोनों दोनों मानते हैं, लेकिन इसमें सरकार का नुमाइंदा वहां पे प्रेजेंट होता है। जैसे मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री सरकार का आदमी होता है, और वो जब पुलिस प्रशासन को इधर से उधर करने के लिए वो आदेश करता है, तो समय, और वो तो सभी पुलिस के और सब तो जनता के ही काम में ले रहे हैं ना, तो उसमें तो अपन काम में उनसे पूछ ही सकते हैं ये चीजें। तो ये इंटरेस्टिंग आइडिया है, ट्राई करना चाहिए इसके लिए सूचना मांगने को, और ये कह के कि सरकारी पैसे जो खर्च हुए या सरकारी जो व्यवस्था खर्च हुई उसका मुझे हिसाब चाहिए। इंटरेस्टिंग आइडिया है, मैंने इसके बारे में सोचा नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। सुरेश मौर्य जी, ऐसा गुजरात मैंने से। राजस्थान की सरकार से एक मिनट सर, जी सर। सरकार से मैंने पूछा था, तो सरकार ने 2 च और झ का हवाला दे करके पल्ला झाड़ दिया। नहीं, मेरे हिसाब से गलत है। इसको आपको अपील में, क्योंकि उनको बताना पड़ेगा कैसे ये अप्लाई होते हैं। ये पर्सनल इंफॉर्मेशन, कोई प्राइवेसी का इंट्रूजन नहीं है, ये सरकारी पैसे से हुआ है। बिल्कुल मेरे बिल्कुल। हिसाब से 81J में ये नहीं आ सकता है। 81J नहीं दिया उन्होंने, 2 च और झ दिया है। मतलब अंग्रेजी में अगर आप बताएं तो मैं कुछ, F और I, 2FI। आई तो कैबिनेट पेपर्स वगैरह है। जी जी, वो तो हो ही नहीं सकता, ये कैबिनेट पेपर माना ही नहीं जा सकता। और एफ क्या है? 2F, ये पेम्पलेट मेमो और वो ही है इसमें। नहीं तो ये तो गलत हुआ, क्योंकि हिसाब तो रहता ही है डॉक्यूमेंट में कहीं ना कहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। इसीलिए मैं सोचा कि एक बार आपसे चर्चा कर ली जाए सभी साथियों को इस बारे में, क्योंकि ये इस तरीके की हथकरियां सभी राज्यों में होती है। आगे सर प्रश्न है सुरेश मौर्य सूरत से। सुरेश मौर्य जी, सूरत से। जी सर, सूरज मौर्य, सूरत से बात कर रहा हूँ सर। जैसे ऑफिस इंस्पेक्शन की बात कर रहे थे सर कि भाई जैसे कोई बिल्डिंग गैर कायदेसर है, अवैध बना हुआ है, तो हम उनका इंस्पेक्शन करके कार्रवाई कर, मतलब रिकॉर्ड में ले सकते हैं। अगर सर रिकॉर्ड में हम ले सकते हैं उनको, जैसे सूरत म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है और सूरत पुलिस कमिश्नर हैं और कलेक्टर हैं, डीएम, अगर हम तीनों के साथ में इंस्पेक्शन करना चाहें तो क्या कर सकते हैं एक साथ में? मेरे ख्याल से इस पे बहुत चर्चा हो सकती है। बेटर ये रहेगा कि तीनों का अलग अलग मांग लें, उसमें कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा सर। तीनों डिपार्टमेंट का अलग मांगते हैं, ऐसे म्यूनसिपल कमिश्नर बोलते हैं कि मेरे कार्य क्षेत्र में नहीं आता है, पुलिस कमिश्नर के कार्य क्षेत्र में आता है, और पुलिस कमिश्नर बोलते हैं भाई आप कलेक्टर के पास में जाइए, वो उनके अंदर में आता है। अगर हम तीनों के साथ में मैं नहीं समझा। आप एक मिनट, आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का अगर आप इंस्पेक्शन करना चाहें तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को करें, पुलिस थाने का अगर करना है तो पुलिस थाने को करें। ये मेरी बात समझ में नहीं आई सर। जैसे सरकारी जगह पे अवैध रूप से मतलब कब्जा कर लिया गया है, डैमेज टू प्रॉपर्टी, जो सरकारी जगह है उस पर मतलब कुछ बांधकाम कर दिया गया है, उसके ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। सरकारी जगह मतलब किसकी? स्टेट गवर्नमेंट की, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, किसकी जगह है वो? स्टेट गवर्नमेंट की है। अगर स्टेट गवर्नमेंट की है तो कलेक्टर इज द राइट अथॉरिटी। अभी सर कलेक्टर के पास में जाएंगे तो बोलेंगे आप म्युनिसिपल कमिश्नर के पास में जाओ, कब्जा उनके पास में है। नहीं, मेरे हिसाब से ये सुरेश गलत मौर्य है। जी जी सर।
सुरेश मौर्य जी, इसके लिए आप पीडब्ल्यूडी में आवेदन लगा दें। अच्छा, तभी सरकारी बिल्डिंग पीडब्ल्यूडी के अंडर में होती हैं। बराबर। थैंक यू। ये भी अच्छा आइडिया है, थैंक सर। बहुत अच्छा सुझाव है। मौर्य जी, आप एक बार मिश्रा जी से आप चर्चा भी कीजिएगा, मैंने आपको कल बताया था इस सब्जेक्ट पे, हाँ। आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है सर। ये थोड़ा सा भिन्न मामला है। बिल्डिंग सरकारी नहीं है, जगह सरकारी है, बिल्डिंग अवैध है। इस चीज को समझिए, अवैध तरीके से सरकारी भूमि पे बिल्डिंग बनाई गई है, तो पीडब्ल्यूडी के अंडर नहीं आएगी। है जिसके पास जमीन के मालिकाना हक है उसके अंडर आएगी। पहले तो वो पता करना। अशोक गोयल साहब जी, अशोक गोयल साहब, अगर सरकारी बिल्डिंग बना है, यदि वो सरकारी बिल्डिंग है तो उसको पीडब्ल्यूडी ही बनाया होगा, और यदि वो सरकारी भवन भूमि है तो कलेक्टर शाखा में एक शाखा होता है, भू अभिलेख शाखा। आप उसमें लिख दीजिए कि भू कलेक्टर के अंडर में वो जो अमुक भूमि है उसके ऊपर जो घास और पेड़ उगे हुए हैं, मैं उसका इंस्पेक्शन करना चाहता हूं। एक्चुअली तो वहां बिल्डिंग होगी, आपके रिकॉर्ड में आ जाएगा वो। ठीक सर है। ये जगह सर ये जो जगह है ना सरकारी है, उस पर जो बिल्डिंग बनी है प्राइवेट बनी है, सरकारी नहीं बनी है, प्राइवेट बनी है बिल्डिंग। सर इसमें थोड़ा सा मैं निवेदन करना चाहूंगा, महेंद्र गुप्ता बोल रहा हूँ, कि पहले तो मौर्य जी उस जमीन का पता करें कि वास्तविकता में वो जमीन राजस्व भूमि है, भू अभिलेख की है, कि किसी डिपार्टमेंट को अंतरण की गई पूर्व से है। तो वो पहले पता कर ले, उसके बाद में जो भी जिसकी भी होगी वो पता लग जाएगा, ऑटोमेटिक वहां लेटर लगाइएगा। बहुत बढ़िया। महेंद्र गुप्ता जी, आप अपना सवाल कर लीजिए। मौर्य जी, आपको जो है ये पर्सनली आपको इसमें मैं हेल्प करा दूंगा। मेरा प्रश्न सबसे लास्ट में रहेगा सर, पहले जो लोग बैठे हैं उनको करवा लीजिए। चलिए, कोई नहीं, आप हैंड लोअर हैंड कर दीजिए सर जी। एक मिनट, हनुमान मूर्ति जो बनी हुई है करोल बाग में, उसका भी इसी तरीके का मामला है। जो ये मामला हाईकोर्ट में गया और ये कहा गया है कि ये अवैध तरीके से मंदिर का निर्माण हुआ, सब कुछ हुआ, तो सारे डिपार्टमेंट्स ने पल्ला झाड़ लिया कि जमीन हमारी नहीं है, और वो मामला आज तक पेंडिंग है। रोनित साहब जी सर। गांधी सर, एक मजेदार बात बताऊं, सभी मित्रों को जानकारी होगी, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ रायपुर में एक तालाब है, और वो तालाब कई साल पहले उसको पाट के उसके ऊपर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन गए हैं। मेरे एक मित्र हैं रायपुर के, वो उनको बड़ा परेशानी हो रही थी, रिकॉर्ड में आज भी वो तालाब है। तो मैं अपने उस मित्र को सलाह दिया कि सूचना के अधिकार पर एक आवेदन लगाइए आप, और कहिए कि ये जो तालाब है, नहीं, पहले वो एक एप्लीकेशन कर दें स्टेट गवर्नमेंट को कि इस तालाब में मैं मछली पालना चाहता हूं, मेरे को मछली पालन की अनुमति दिया जाए। राज्य सरकार यदि अनुमति देती है तो ठीक, नहीं देती है तो पूरा बंडाफाड़ हो जाएगा। अलग अलग तरह से ये हथकंडे लगाने पड़ते हैं, मैं समझता हूँ। सर एक निवेदन मैं करूंगा। रानित जी प्रश्न करें सर। सर, जैसे कि आपने बताया कि सर्टिफाइड जो हम कोई भी सैंपल लेना चाहते हैं सर, तो सर जो सैंपल की कॉस्ट होगी सर उसको कौन बियर करेगा? वो आपको बेयर करनी होगी। तो सर जैसे कई बार ऐसा, हाँ जी, जैसे समझ लीजिए आप रास्ते का कोर मांगेंगे तो उसका शायद 5 से 10 हजार रुपया खर्च होता है, तो वो खर्च आपको बेयर करना पड़ेगा। एटलीस्ट महाराष्ट्र के रूल्स के हिसाब से ये तय होता है। रूल्स में नॉर्मली महाराष्ट्र के रूल्स और सेंट्रल रूल्स में ये कहते हैं कि एट एक्चुअल कॉस्ट, तो जो एक्चुअल कॉस्ट होता है वो सैंपल का, वो आपको बेयर करना पड़ेगा। सर मेरे एक और क्वेश्चन है। कहें प्रश्न करें। सर जैसे कि हम कई बार कहीं से सैंपल सर किसी रास्ते का ले लेते हैं, लेकिन जब सर उसमें कोई कमी होती है, लेकिन कई बार ऑफिसर जो होते हैं उस सैंपल को चेंज भी करवा सकते हैं। तो सर इसके अंदर हम कैसे जान पाएंगे कि भी जो सैंपल हमने भेजा था वाकई लैब में वो गया है या उन्होंने बीच में कोई चेंज कर दिया उसके बारे में? इसका कोई तरीका तो मैं नहीं जानता हूँ, चोर पुलिस खेलने का तो मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मेरे हिसाब से आपको ही वो सैंपलिंग का टेस्टिंग करवाना चाहिए, सेल्फ टेस्टिंग करवाना चाहिए सर। क्या लैब को आपको देना चाहिए मेरे ख्याल। गांधी जी, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं इसमें बता दूं। जरूर बताइए।
इसमें एक तो दो तरीके हो सकते हैं। एक तो आप सैंपल एक अपना भी कलेक्ट करें और उनकी सील के साथ करें, और उसको आप अपने खर्चे से अपनी टेस्टिंग लैब में करवाएं। वहां से जब रिकॉर्ड आएगा और उसमें दिया होगा किस किस की सील लगी है, तो वो सही मानी जाएगी। दूसरा तरीका है, जब आप उनसे सैंपल करें तब आप अपना भी सील एक पर्सनल उस सैंपल में लगा के दें, और फिर टेस्टिंग लैब को अप्रोच करके ये कहें कि आप इसको इंश्योर करिए कि ये जो मेरी स्पेसिमेन सील है, जब आपके पास मटेरियल पहुंचा है टेस्टिंग के लिए, ये है या नहीं, और इसका सर्टिफिकेट मुझे दीजिए कि ये सील लगी हुई थी। इसके ये दो ही तरीके हैं एश्योर करने के लिए कि आपने जो टेस्टिंग के लिए सैंपल लिया है वही टेस्ट हो रहा है, अन्यथा नहीं। थैंक यू। अच्छा सुझाव। नीरज सर, मैं थोड़ा सा अगर अनुमति हो तो थोड़ी सी बात बढ़ाऊं। राज मिश्रा जी कहें सर। गांधी सर, जी बताइए। जी गांधी सर, इसमें कभी भी जब हमको सैंपल लेना चाहिए तो हमेशा 3 सेट में लेना चाहिए। 3 सेट में कोई भी सैंपल 3 सेट में आप आवेदन बेहतर होगा, और 30 दिन का इंतजार करिए। जनरली 30 दिन में आपको सैंपल देंगे नहीं, 30 दिन बाद में फ्री ऑफ कॉस्ट देना पड़ेगा उनको। तो हमेशा 3 सेट में मांगिए। एक सेट में आप अपने पास रखिए स्थायी रूप से, एक आप स्वयं से भेजिए लैब में, और तीसरा उनको दीजिए और वो कहिए कि वो आप इस सैंपल का जांच कराइए। और तीनों सैंपल को सील बंद लिफाफे में लीजिए, सील पैक करके। रोड का अगर सैंपल आप ले रहे हैं तो 1 फीट बाई 1 फीट में रोड कटेगा, और काट के उसका 3 हिस्सा होगा। उस 3 हिस्से का एक हिस्सा आपके पास, एक हिस्सा लैब में जाएगा, और एक हिस्सा वो विभाग लैब में भेजेगी। तो इस पर गड़बड़ी होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। बहुत अच्छा सुझाव है। निखार जी आपका प्रश्न था। जी सर जी, सर मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे जो मध्य प्रदेश के में नियम बने हुए हैं प्रारूप 5 में आवक जावक रजिस्टर मेंटेन करने के लिए, तो ऐसा केंद्र की जो केंद्रीय लोक सूचना आयोग है, वो केंद्रीय वो है जन सूचना अधिकारी, उनको भी बनाना पड़ता है क्या सर? उनके लिए भी कोई ऐसा नियम है क्या? नहीं, मेरे हिसाब से सब दफ्तरों में आवक जावक का रजिस्टर रखना तो जरूरी होता है। आरटीआई का आवक जावक रजिस्टर का उनने प्रारूप भी दिया है मध्य प्रदेश में, प्रारूप 5 करके। वो स्पेसिफिक सरकार ने दिया है, मगर बेसिक आवक जावक का अगर रजिस्टर स्टैंडर्ड नहीं है तो हर एक दफ्तर अपना रखेगा। सरकार को वो स्पेसिफिक उसके लिए आरटीआई के तहत ऐसा कुछ नहीं है कि स्टैंडर्ड ही होना चाहिए, ये आरटीआई के तहत नहीं आता है मेरे हिसाब से। शशिदेव पांडे जी। शशिदेव पांडे जी सर, सभी को प्रणाम। जी सर प्रणाम सर। हेलो सर। प्रणाम। प्रश्न करें सर। हेलो, प्रश्न करें सर। जी प्रणाम सर। मेरा सवाल ये था कि कोई भी एनजीओ जिसको सरकारी फंड मिलता है वो आता है कि नहीं आरटीआई के दायरे में? सवाल ये है कि सब्सटैंशियल फाइनेंस, जैसे मैंने कहा, डिटरमिन नहीं किया गया है सुप्रीम कोर्ट से। अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट में एक केस था, मैं उन्होंने उसको डिफाइन नहीं किया है। अब वो सब्सटैंशियल है या नहीं ये देखना पड़ेगा, और वो कमीशन को या सुप्रीम कोर्ट को बताना पड़ेगा कि ये सब्सटैंशियल है। शब्द है सब्सटैंशियल। सब्सटैंशियल के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं। नॉट इनसिग्निफिकेंट भी हो सकता है, सिग्निफिकेंट भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी उसका ये निर्णय दिया है कि एसेंशियल फॉर वर्किंग, अभी उसके बिना वो नहीं चलेगा। अगर ऐसा पुरवार हो सकता है तब तो सुप्रीम कोर्ट के दायरे में भी आता है डेफिनेशन में। काफी वेग है सब्सटैंशियल फंडिंग का डेफिनेशन फिलहाल। रत्नेश सेठिया जी रतलाम से। सभी को प्रश्न करें सर। नमस्कार सर। सभी मित्रों को नमस्कार। मैं पूछना चाहता था, आईसीआईसी बैंक का कोई कर्मचारी है, उसके बारे में जानकारी मांगी थी आरटीआई में, तो उन्होंने बोल दिया हम आरटीआई के तहत नहीं आते हैं। तो क्या एविडेंस एक्ट के धारा 76 के तहत जानकारी मांगी जा सकती है? आईसीआईसीआई बैंक पब्लिक है या प्राइवेट है, मैं नहीं जानता। प्राइवेट है सर, वो बता रहे प्राइवेट बैंक है। तो उसकी जानकारी जो आरबीआई में जाती है वो तो मांग सकते हैं आप।
और बाकी नहीं दूसरे आर्मी कानून के इसमें बारे में, उसके हाँ सर दूसरे एम्प्लॉय के बारे कानून में के जानना तहत चाहता हूँ। मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगा। ठीक सर। महेंद्र गुप्ता जी, महेंद्र गुप्ता जी। जी जी सर, मेरा सवाल पहले तो मैं निवेदन करूंगा कि सर मुझे अनुमति दे गांधी जी कि मेरा सवाल है कि वादी और प्रतिवादी दोनों, वादी अगर आवेदक है और प्रतिवादी अनावेदक है, तो जो तीसरा पक्ष जो अनुमति के लिए लिखते हैं आरटीआई में अगर कोई जानकारी लेने के लिए, तो ये क्या सही तरीका है उनका प्रतिवादी का मतलब तीसरी पार्टी का अनुमति लेना? अनुमति मतलब हकीकत में ये अनुमति नहीं लेते हैं, इस पे कोई ऑब्जेक्शन है जो सेक्शन 8 या 9 के तहत आता है। जैसे कि समझ लीजिए किसी का कॉपीराइट भंग हो, अगर आपने कोई कॉमर्शियल पिक्चर का डीवीडी मांग लिया, पीआईओ को नहीं समझ में आया कि ये एग्जम्प्ट है, तो उसने पूछ लिया और उसने बताया कि देखिए ये तो, मगर एग्जम्पशन लगे तभी मना कर सकते हैं, एग्जम्पशन न लगे तो मना नहीं कर सकते हैं। नहीं सर, क्या है कि मैं सूचना के अधिकार में कोई जानकारी मांगी किसी पर्सनल नहीं, किसी ऑफिसर की, तो वो उस ऑफिसर को एक पत्र लिखते हैं और उससे उस जानकारी के लिए अनुमति मांगते हैं कि हम आपकी जानकारी दे सकते हैं या नहीं दे सकते। तो वो कोई भी ऑफिसर अपनी जानकारी देने के लिए यस तो करेगा नहीं, वो ना ही करेगा। तो ऐसी अनुमति पीआईओ को मैं आपका प्रश्न समझ लिया, आप सुनिए जरा शांति से। सेक्शन 11 प्रोसीजर है जो ये कहता है कि त्राहित व्यक्ति को मौका देना चाहिए, तो पीआईओ को मौका देना चाहिए कि भाई अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो बताइए, मगर उसके अंदर एज्यूम्ड है कि रिजेक्शन सिर्फ सेक्शन 8 या 9 में होगा। तो अगर थर्ड पार्टी ये बताए कि इस हिसाब से ये एग्जम्प्ट है और पीआईओ अपना निर्णय बदले, पीआईओ जब थर्ड पार्टी को पूछता है उसका मतलब ये होता है कि उसके हिसाब से ये एग्जम्प्ट नहीं है। जब थर्ड पार्टी को पूछा और थर्ड पार्टी ने ऐसा कुछ बताया कि जिससे वो एग्जम्पशन में आता है, तो पीआईओ अपना निर्णय बदली कर सकता है, मगर रिफ्यूजल कैन नॉट बी, उसको वीटो नहीं है, वो ऑब्जेक्शन ले सकता है कि ये एग्जम्पशन लगता है इसलिए आपको मना करना है। अभिषेक कुमार जी, अभिषेक कुमार जी आपका प्रश्न है, हाँ करें। हाँ सर जी, नमस्कार सर जी। मैंने एक पिटीशन लगाई थी राष्ट्रपति को सूचना आयोग के विरुद्ध, और उन्होंने जो है डीओपीटी को भेजा, उसके बाद वह सूचना आयोग को भेज दिया, और डीओपीटी ने हमें सूचना नहीं दी कि हमने आपके पत्र को जो है भेजा है। अब सूचना आयोग के जन सूचना अधिकारी लिखते हैं कि हमारे पास ऐसा कोई पिटीशन नहीं आया है जो डीओपीटी भेजा है। तो आप कंप्लेंट कीजिए कमीशन को कि भाई ये डीओपीटी के हिसाब से आपको भेजा है, आपके हिसाब से नहीं आया है, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं, डीओपीटी केंद्रीय सूचना आयोग के जन सूचना अधिकारी लिखते हैं कि हमारे पास ऐसा कोई पत्र नहीं आया है। मैं वही कह रहा हूँ, आपके हिसाब से डीओपीटी ने ऐसा कहा कि हमने केंद्रीय सूचना आयोग को भेजा है ना? हाँ, डीओपीटी नहीं कहा है, डीओपीटी ने तो हमें जवाब ही नहीं दिया कि हमने पत्र आपका ट्रांसफर किया है 6-3 के तहत। तो फिर आपको डीओपीटी में ही परस्यू करना पड़ेगा, फर्स्ट अपील या सेकंड अपील करके। नहीं सर, उसके विरुद्ध तो हम कंप्लेंट कर रहे हैं भाई साहब का 66(2) के तहत उस पर एफआईआर करेंगे। नहीं, वो देखिए, वो कंप्लेंट का प्रक्रिया अलग है। आरटीआई का प्रक्रिया में आप सूचना मांग सकते हैं, आरटीआई की प्रक्रिया में कंप्लेंट दूसरी बार है डीओपीटी की। सर जी, ये दूसरी बार है डीओपीटी की। एक बार वह माफी मांग चुका है 2014 में, फिर वही दोहराता है। वह को ये तरीका बताना चाहूंगा मैं राज मिश्रा छत्तीसगढ़। भाई साहब एक तरीका बताता हूँ। आपने राष्ट्रपति को जो शिकायत किया है, राष्ट्रपति ने डीओपीटी को जो पत्र भेजा, उसकी प्रतिलिपि उन्होंने आपको भेजा होगा। फिर डीओपीटी ने जो सूचना आयोग को जो पत्र भेजा, उसकी प्रतिलिपि आपको भेजा होगा। बेहतर होगा कि ये दोनों प्रतिलिपि आपको प्राप्त हुई होगी। इस दोनों, सुन लीजिए ना, इस दोनों लेटर के साथ आप सूचना आयोग को इस तरह की कार्रवाई हुई है, इसमें आप एक्शन लीजिए। सूचना आयोग इनकार नहीं कर पाएगा कि उसको नहीं मिला जानकारी। नहीं, वो कहते हैं डीओपीटी ने
उनको जवाब ही नहीं कुछ दिया भेजा ही नहीं है। अरे सर जी, बीच में आप क्यों, मैंने हम बोल रहे हैं डीओपीटी कोई लेटर हमको भेजा ही नहीं है। जब राष्ट्रपति ने आरटीआई लेटर हमको भेजा तो वह एक कॉपी उसको डीओपीटी को भेजा, उसकी जानकारी हमको नहीं दिया हुआ। जी, राष्ट्रपति ने आपको जानकारी नहीं दिया, प्रतिलिपि नहीं दिया? राष्ट्रपति ने हमें जानकारी दी, राष्ट्रपति डीओपीटी को हमने ट्रांसफर कर दिया लेटर, लेकिन डीओपीटी ने जब ट्रांसफर किया सूचना आयोग को, उसकी प्रति ना तो हमको दी, सूचना आयोग द्वारा सीधा हमको सूचना दिया गया, ऐसा कोई जवाब नहीं है। देखिए भाई साहब, मेरे हिसाब से आपको डीओपीटी में परस्यू करना चाहिए आरटीआई के तहत ही कि ये भेजा गया या नहीं भेजा गया, इतना बता दीजिए हमें। आप उतना एक कर आरटीआई के जरिए पूछ लीजिएगा कि ये जो आया था इसको क्या हुआ, और अगर जवाब नहीं देते तो पहली अपील कीजिए, दूसरी अपील कीजिए, कमीशन तक जाइए। गांधी जी, मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि 5-6 मित्र के प्रश्नों अभी बचे हुए हैं और सेशन अभी जो है 1 या 2 मिनट में बंद हो सकता है, तो क्या हम 15-20 मिनट के लिए अगर बंद हो तो एक्सटेंड कर सकेंगे? ठीक है जी, ठीक है, कर सकेंगे। थैंक यू सर। खेमचंद बंजारे जी, प्रश्न करें। मेरा सभी को नमस्कार सर। मैं कल थाना गया था धारा 166 क के तहत शिकायत के लिए। हेलो, हाँ बोलिए, प्रश्न कर। हाँ सर, मैं कल थाना गया था धारा 166 क के तहत शिकायत के लिए जन सूचना अधिकारी के खिलाफ में, लेकिन सर उन्होंने मेरा जो शिकायत था उसको लेने से मना कर दिया। मैं जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ से हूँ। तो सर मैं उनको बोला कि सर ये नियम में है क्या क्या, तो वो मेरे को बोल रहे थे कि नियम में है तो आप पहले प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास जाओ, उसके बाद फिर सूचना आयोग में जाओ, अगर वहां नहीं होता तो आप कलेक्टर के पास जाओ, हम इसको नहीं लेंगे। वो साफ मना कर दिया मेरे को। तो मैं सर वहां से आया और उसको फिर मैंने उसी थाना में बाई रजिस्ट्री पोस्ट कर दिया। तो मेरे को सर इसके बारे में जानकारी चाहिए कि छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ चल रहा है और हमारे किस किस राज्य में चल रहे हैं, और मेरे को उसकी कम से कम में जो एफआईआर हुई है उसकी फोटोकॉपी मिल जाती तो मैं उसके आधार पे इनको दिखाता कि हाँ जहां जहां हो रहा है और जहां पे क्यों नहीं शिकायत दर्ज की जा रही है। नहीं, आप मेरी समझ में नहीं आया, आपने आरटीआई में किया या आपने क्रिमिनल कंप्लेंट कर रहे हैं? सर मैंने आरटीआई पहले लगाया था, 1.5 साल हो गया, अभी तक मेरे को जवाब नहीं मिला है। हाँ जी। तो उसके ऊपर हाँ, तो मैंने थाना पे शिकायत की है आरटीआई जो जन सूचना अधिकारी ने मेरे को जानकारी नहीं दी। आपने कंप्लेंट किया है क्रिमिनल लॉ में, एम आई राइट? हाँ सर। तो क्रिमिनल लॉ में अगर वो नहीं एक्सेप्ट करते तो मेरे हिसाब से सॉल्यूशन ये है कि मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में जाके आप आदेश लें। नहीं सर, उन्होंने मेरे को कहा आप प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास जाओ, नहीं तो कलेक्टर के पास जाओ बोल रहे हैं। नहीं, वो जो भी बोले आपको लगता है गलत बोल रहे हैं। देखिए, कंप्लेंट आपने दी है, आप क्रिमिनल कंप्लेंट करना चाहते हैं, जो वो रजिस्टर करने को नहीं तैयार है। ये आरटीआई के बाहर का मुद्दा है, आरटीआई में इसका कोई डायरेक्ट मुद्दा नहीं मिलेगा। इसका आप मुझे पर्सनली फोन कर लीजिएगा बंजारे जी, मैं आपको आपके प्रकरण को पूरा समझ के आपको किसी व्यक्ति से जोड़ दूंगा। हम आगे जो है हरिवीर सिंह जी, अनिल शर्मा जी, गोविंद देसावरी जी, इन सब के प्रश्नों को हम ले रहे हैं। ये